नमस्कार दोस्तों, सुपरफास्ट सीरीज में आपका स्वागत है। तो चलिए आज देखिए आप लोग के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड का वीडियो लेके हम आ गए हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का मांग था कि सर टीचिंग एप्टीट्यूड का वीडियो लेके आइए। तो आज आप लोग की इंतजार की घड़ी खत्म हो गई है, क्योंकि यह हम गर्दा सीरीज लेके आ गए हैं। और इस वीडियो में देखिए सब्जेक्टिव भी है और इसी वीडियो में जो है ऑब्जेक्टिव भी है। टोटल 61% जो है ऑब्जेक्टिव भी हम कराने वाले हैं, इसीलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिए, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। और इसी तरह आगे और हम 5 सीरीज इसका लेके आएंगे, क्योंकि पूरा 6 वीडियो में आपका टीचिंग एप्टीट्यूड हम गर्दा उड़ाने वाले हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लोग पूरा वॉच कीजिए, और जिन लोगों को हमारा ये सीरीज अच्छा लगे प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके हमें फीडबैक दीजिए, क्योंकि यह पहला सीरीज है और आप लोगों का अच्छा फीडबैक नहीं रहा तो फिर हम दोबारा नहीं लेके आएंगे। अगर अच्छा फीडबैक रहा तो इस सीरीज का और भी आगे सेट हम लेके आएंगे। तो चलिए इस सीरीज का आगाज करते हैं। देखिए पहला चैप्टर है कि विद्यालय में भौतिक संसाधन का प्रबंधन। ठीक है, अब देखिए इसमें सिर्फ 2 बातें पे ध्यान देना है। पहले तो है कि प्रबंधन, विद्यालय में जितना भी चीज़ है या भौतिक संसाधन हो या मानवीय संसाधन हो, सब विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत आता है। तो चलिए सबसे पहले हम संसाधन का अर्थ देखते हैं। ठीक है, संसाधन का अर्थ क्या होता है? संसाधन का अर्थ है कि किसी आवश्यकता की पूर्ति हेतु जो कार्य किए जाते हैं वो संसाधन है। यही कारण है कि मानव के ज्ञान को सबसे बड़ा संसाधन माना गया है, क्योंकि मानव का ज्ञान ही भौतिक पदार्थों को संसाधन का रूप प्रदान करता है। ठीक है, अब चलिए विद्यालय प्रबंधन के बारे में हम जानते हैं आगे। अब देखिए विद्यालय प्रबंधन में क्या सब होता है। ठीक है, देखिए विद्यालय में भौतिक संसाधन एवं मानवीय संसाधन का समुचित उपयोग करना विद्यालय प्रबंधन कहलाता है। जैसा कि हम बोले हैं कि सिर्फ 2 चीज़ पे मुख्यतः हमें फोकस करना है, एक तो भौतिक संसाधन, दूसरा मानवीय संसाधन। अब देखिए भौतिक संसाधन के अंतर्गत विद्यालय परिसर में क्या आता है और मानवीय संसाधन के अंतर्गत विद्यालय परिसर में क्या आता है, उसे हम देखते हैं। देखिए भौतिक संसाधन के अंतर्गत जो आता है कमरा, खेल का मैदान, पुस्तकालय, यानी यह समझिए कि जितना भी निर्जीव पदार्थ आपको दिखाई देगा वह सब भौतिक संसाधन के अंतर्गत आएगा, और जो भी सजीव चीज़ रहेंगे वो मानवीय संसाधन के अंतर्गत आएगा। तो देखिए मानवीय संसाधन के अंतर्गत क्या सब आता है? शिक्षक, चपरासी, सफाई कर्मी, जितना जीवित प्राणी है विद्यालय परिसर में सब जो है मानवीय संसाधन के अंतर्गत आता है, और इसी सब पे जो है पूरा विद्यालय प्रबंधन होता है। अब चलिए आगे देखते हैं क्या है विद्यालय परिसर। ठीक है, और देखिए आप लोग इस वीडियो को पूरा देख के, जितना हम सब्जेक्टिव अभी पढ़ा रहे हैं उसको देख के आप खुद ऑब्जेक्टिव आप गर्दा उड़ा दीजिएगा। बस आप पूरा तो इस वीडियो को वॉच कीजिए। अब चलिए देखते हैं विद्यालय परिसर के बारे में। ठीक है, अब देखिए परिसर को देखिए क्या क्या करना है, क्या क्या होता है परिसर में, सभी चीज़ को हम जानते हैं। देखिए विद्यालय परिसर को जो है साफ़ सुथरा रखना चाहिए। प्रतिवर्ष जो है रंगाई पुताई होना चाहिए, क्योंकि रंगाई पुताई होगा तो स्वच्छ वातावरण रहेगा वहाँ पे और अच्छा दिखेगा। अब देखिए परिसर के वातावरण को जो है स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए पौधा लगाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि पौधा ही ऐसा चीज़ है जहाँ अच्छा ऑक्सीजन मिलेगा या फिर वहाँ अच्छा वातावरण रहेगा या वहाँ का प्रकृति मतलब दृश्य अच्छा रहेगा। ठीक है, इसीलिए पौधा लगाना चाहिए, क्योंकि देखिएगा बहुत सारे कॉलेज में गार्डन या पौधा लगाया जाता है इसी सब के लिए कि वहाँ का वातावरण स्वच्छ और सुंदर हो। अब देखिए परिसर में जो है समय समय पर कीटनाशक दवाओं का छिड़काव भी होना चाहिए, क्योंकि देखिए अगर कीटनाशक दवाओं का छिड़काव नहीं होगा, कहीं पानी जम गया या मच्छर ही ज़्यादा फैल गया तो वहाँ बच्चों को मान लीजिए तबीयत खराब होने का डर रहेगा, मच्छर काटेगा या बुखार लगेगा, बहुत सारा परेशानी होता है। तो इसीलिए विद्यालय परिसर में जो है समय समय पर कीटनाशक दवाओं का छिड़काव भी होना चाहिए। अब देखिए विद्यालय परिसर में जो है एक कूड़ेदान भी होना चाहिए। क्यों? आप लोग जब सोना बाबू को कुरकुरे खिलाइएगा तो फिर वो कुरकुरे का पन्नी कहाँ फेंकिएगा? तो इसके लिए है कि क्योंकि भावना में लोग बह के कॉलेज या स्कूल में खा तो लेते हैं सोना बाबू मिल के, कुछ टॉफ़ी हो या कुरकुरे मंच कुछ भी हो, मगर फेंक देते हैं इधर उधर। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, उसके लिए पहले से एक कूड़ेदान होना चाहिए। जब कूड़ेदान रहेगा तो खुद आदमी जागरूक रहेगा कि यहाँ कूड़ेदान है, हमें कचरा कूड़ेदान में फेंकना चाहिए। और देखिए परिसर में जो है सीसीटीवी कैमरा भी होना चाहिए, क्योंकि सीसीटीवी कैमरा से हर गतिविधि पे नज़र रखा जाएगा। अब चलिए आगे देखते हैं कक्षा के बारे में। अब देखिए हम कक्षा के बारे में बताएंगे। देखिए कक्षा कैसा होना चाहिए। ठीक है, कक्षा में क्या क्या होना चाहिए सभी को हम देखते हैं। कक्षा देखिए रोशनीदार एवं हवादार होना चाहिए। कमरे की बनावट जो है स्टूडेंट्स की संख्या पर होना चाहिए। अब मान लीजिए स्टूडेंट रहेगा 500
अब आप रूम बनाइएगा 200 स्टूडेंट का तो फिर दिक्कत होगा। तो इसीलिए जितना स्टूडेंट है उनके संख्या के आधार पर ही कमरे की बनावट होना चाहिए। अब देखिए फर्नीचर जो है कक्षा में मजबूत और आरामदायक होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी यदि मान लीजिए भूकंप आता है तो बच्चे जो है फर्नीचर के अंदर भी मतलब घुसकर अपनी जान बचा सकती हैं। तो इसीलिए कक्षा में जो है फर्नीचर मजबूत होना चाहिए। और देखिए विकलांग स्टूडेंट के लिए दरी की व्यवस्था होना चाहिए, क्योंकि देखिए विकलांग स्टूडेंट या तो बेंच डेस्क पे बैठ नहीं सकता है, बहुत सारे ऐसे भी विकलांग होते हैं। तो इसके लिए उनके लिए नीचे फर्श पर बैठने के लिए विद्यालय में दरी की व्यवस्था होनी चाहिए। और देखिए श्यामपट्ट जो है 4 फीट की ऊंचाई पर होना चाहिए, क्योंकि बच्चे जो है आसानी से और सहज महसूस करते हुए अपने नियत ऊंचाई पे कुछ लिख सके श्यामपट्ट पे, ठीक है। तो इसीलिए श्यामपट्ट जो है 4 फीट की ऊंचाई पर होना चाहिए। अब आगे देखिए इसमें क्या है कि कक्षा के कोने को अध्ययन सामग्री के लिए प्रयोग करना चाहिए। अब मान लीजिए विद्यालय के रूम में अगर कोई कोना बच गया तो वहाँ अलमारी रखा हो या उसमें कोई पुस्तक रखा हो, तो कक्षा के कोने को जो है अध्ययन सामग्री के लिए प्रयोग करना चाहिए। अब देखिए कि श्यामपट्ट के आसपास का वातावरण कैसा हो, ठीक है, तो उसको हम जानते हैं। देखिए श्यामपट्ट के आसपास का वातावरण कैसा होना चाहिए, देखिए उसके आसपास में एक कैलेंडर होना चाहिए, मौसम का चार्ट होना चाहिए, हिंदी व अंग्रेजी वर्णमाला का चार्ट होना चाहिए, संख्याओं का चार्ट होना चाहिए, सप्ताह के दिनों का चार्ट होना चाहिए, वर्ष के महीनों वाला चार्ट होना चाहिए और मानचित्र होना चाहिए। यह नहीं कि ऐश्वर्या राय का फोटो हो या किसी और का जो हमारे क्या एडुकेशन से संबंधित नहीं हो, ऐसा कुछ भी नहीं रहना चाहिए फालतू चीज़, ठीक है। तो श्यामपट्ट के पास क्या क्या रहेगा तो ये आप जान लिए, और यह आपको ऑब्जेक्टिव में आएगा भी, तो इसे आप लोग जरूर याद रखिएगा। और चलिए आगे देखते हैं, इसमें विद्यालय में पुस्तकालय होता है और पुस्तकालय में क्या क्या होना चाहिए, ठीक है। अब चलिए देखिए पुस्तकालय के बारे में जानते हैं। देखिए पहले तो पुस्तकालय एकांत में होना चाहिए, क्योंकि एकांत में होने से ही अगर मान लीजिए बच्चा वहाँ पढ़ना जाएगा तो एकाग्र होकर वहाँ पढ़ाई कर पाएगा। और देखिए पुस्तकालय में जो है बैठने के लिए उत्तम व्यवस्था होना चाहिए। पुस्तकालय में पाठ्यक्रम से संबंधित पुस्तक होना चाहिए। यदि पाठ्यक्रम से संबंधित पुस्तक ही नहीं रहेगा पुस्तकालय में तो पुस्तकालय का फिर मतलब क्या हुआ, ठीक है। और पुस्तकालय में देखिए पीने के लिए साफ पानी की व्यवस्था भी होनी चाहिए। अब चलिए आगे देखते हैं कि विद्यालय में जो है प्रयोगशाला भी होना चाहिए, ठीक है। अब प्रयोगशाला के बारे में जानते हैं। आज के युग में व्यवहारिक ज्ञान कौशल ज्ञान का होना आवश्यक है, इसीलिए विद्यालय में प्रयोगशाला होना चाहिए। देखिए व्यवहारिक ज्ञान मतलब प्रैक्टिकल ज्ञान। अब देखिए आप सुने हुए हैं कि बहुत सारे कंपनी में अभी भी बहुत सारे लोग जो है जो डिग्री नहीं है, बीटेक होल्डर नहीं है, फिर भी वो 1 लाख 2 लाख महीना कमाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास वो कौशल है, डिग्री नहीं है मगर उनके पास व्यवहारिक ज्ञान है। इसके कारण कंपनी वाले उसे अच्छा खासा पैसा देते हैं। तो इसीलिए अच्छा रोजगार के लिए, अच्छा इनकम के लिए पहले तो व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए कोई भी चीज़ का, ठीक है। अब देखिए आगे क्या है, एक कंप्यूटर लैब भी होना चाहिए विद्यालय में, ठीक है। अब इसके बारे में जानते हैं। देखिए कंप्यूटर लैब एक ऐसा स्थान है जहां छात्रों को कंप्यूटर का ज्ञान प्रदान की जाती है। और देखिए एनसीईआरटी पाठ्यक्रम में प्राथमिक शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा में कंप्यूटर शिक्षा अनिवार्य कर दी गई, यानी एनसीईआरटी का जो पाठ्यक्रम है उसमें जो है प्राथमिक शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा में कंप्यूटर शिक्षा अनिवार्य कर दी गई है। इसीलिए विद्यालय में जो है कंप्यूटर लैब भी होना चाहिए। अब चलिए आगे देखते हैं शौचालय के बारे में। विद्यालय में जो है शौचालय का होना बहुत नेसेसरी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी बनता है, पहले तो थ्योरी जान लीजिए। देखिए इसमें जो है शौचालय के बारे में जानते हैं। देखिए शौचालय जो है मानव मल मूत्र के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। शौचालय तो आप लोग जानते ही हैं कि मानव का जो मल मूत्र होता है वो त्याग करने का स्थान होता है शौचालय। अब देखिए विद्यालय में बालक और बालिकाओं के लिए अलग अलग शौचालय होना चाहिए। कई बार देखा गया है कि अलग अलग शौचालय नहीं होने के कारण लड़कियां स्कूल जाना छोड़ देती है और उनका स्कूल छूट जाता है। अभी भी गांव सब में देखिएगा कि विद्यालय में एक ही शौचालय रहता है, तो लड़कियां जो है जब लड़का उसी बाथरूम में जाता है तो लड़कियां संकोच करती रहती है कि हम कैसे जाए नहीं जाए, इस कारण वो विद्यालय नहीं जा पाती है और रेगुलर ऐसा करने से उनका विद्यालय जो है छूट जाता है, ठीक है। अब देखिए आगे है कि शौचालय में जो है पानी की उत्तम व्यवस्था होनी चाहिए, ठीक है। अब आगे विद्यालय में है कि पानी की व्यवस्था, ठीक है। पानी की व्यवस्था तो नेसेसरी है क्योंकि जल ही जीवन है। अब देखिए पानी की व्यवस्था में
पीने के लिए साफ पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, और मध्याह्न भोजन जो बनता है वह पीने वाला पानी से ही बनना चाहिए। तो चलिए देखिए, इतना हम बता दिए हैं, और आगे जो है आपको पूरा हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न करवाने वाले हैं। इसे लगभग 61 क्वेश्चन, आप लोग खुद गढ़ रहिएगा, और लगभग हम 5 क्वेश्चन आप लोग के लिए छोड़ेंगे, और आप लोग हमें कमेंट करके जवाब दीजिएगा, और सभी से बनना चाहिए, क्योंकि इसके बाद आपको इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटने वाला है। तो चलिए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। अब जो है हम लोग इस सीरीज के वस्तुनिष्ठ प्रश्न को गर्दा उड़ाएंगे, और देखिए आप लोग खुद से सभी प्रश्नों को हवा में उड़ा दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि जिसमें मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति की क्षमता होती है उसे ... कहते हैं, यानी उसे क्या कहते हैं। तो देखिए, जिसमें मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति होती है उसे जो है हम लोग क्या कहेंगे। तो ऑप्शन में देख लेते हैं, साधन, संसाधन, भौतिक वस्तु, पूंजी। तो देखिए, जिसमें मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति हो उसे जो है हम लोग क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं कि सबसे बड़ा संसाधन माना जाता है। तो ऑप्शन में अप्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक संसाधन को, मनुष्य के ज्ञान को, वायुमंडल को। तो देखिए, सबसे बड़ा संसाधन जो है मनुष्य के ज्ञान को माना जाता है। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि विद्यालय में संसाधन माना जाता है। तो ऑप्शन में कक्षा, पुस्तकालय, खेल का मैदान, शिक्षक। तो देखिए, विद्यालय में जो है संसाधन शिक्षक को माना जाता है, क्योंकि देखिए शिक्षक पे ही सभी कुछ निर्भर है, क्योंकि शिक्षक जो है मानवीय संसाधन के अंतर्गत आता है, और यह जो है जितने भी भौतिक संसाधन हैं उनको जो है क्रियाशील विद्यालय में या विद्यालय के लिए पढ़ाई के लिए जो भी ये अनुरूप आता है ये शिक्षक ही सब बनाते हैं। तो विद्यालय में संसाधन किसको माना गया है, शिक्षक को माना गया है। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में कौन विद्यालय संबंधित मानवीय संसाधन है। तो ऑप्शन में श्वेत पट्टिका, कमरा, कर्मचारी, पुस्तकालय। तो देखिए, विद्यालय में जो है मानवीय संसाधन कौन है इसमें। तो हम जैसे कि पहले बता चुके हैं, जो जीवित संसाधन होगा, जो सांस ले, जिसमें प्राण हो, वह जो है मानवीय संसाधन होगा। यानी कर्मचारी जो है या चपरासी हो या सफाई कर्मी, यह सब जो है मानवीय संसाधन के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भविष्यवाणी करना, समन्वय करना, नियोजन करना, संगठन करना और नियंत्रित करना ये प्रबंधन होता है। उक्त कथन किस विद्वान का है। तो ऑप्शन में हेनरी फैले, हेराल्ड कुंज, मेरी पार्कर फोलेट, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, यह कथन जो है हेनरी फैले का है, जो देखिए ऊपर नहीं बताए हैं, मगर एक दो कथन हम क्वेश्चन में ही करा रहे हैं। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन एक विद्यालय के भौतिक संसाधन के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, तो ऑप्शन में शौचालय, पानी की व्यवस्था, विद्यालय परिसर, लिपिक वर्ग। तो देखिए, छठा नंबर क्वेश्चन आप लोग के लिए छोड़ते हैं, और कुल हम इसमें 61 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन छोड़ेंगे, और सभी को आप लोग क्वेश्चन नंबर दे के और हमें कमेंट कीजिएगा। ठीक है, और आप लोग को देखते हैं कि यह वीडियो आप लोग के लिए कितना हेल्पफुल रहा। तो 6 नंबर क्वेश्चन का कमेंट करके आप लोग जवाब दीजिएगा। ठीक है, और आप लोग से बनेगा भी। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, विद्यालय में मानवीय तथा भौतिक तत्व सम्मिलित होते हैं, निम्न में से क्या भौतिक तत्व में सम्मिलित हैं। यानी भौतिक संसाधन में क्या सम्मिलित है। तो ऑप्शन में देखिए, पुस्तकालय, शिक्षक, छात्रावास, घ में है क और ख दोनों। तो देखिए, यहाँ जो है सुधार कर लीजिए, यहाँ ख के जगह ग कर लीजिए। ठीक है, अब आप लोग देखिए कि विद्यालय में जो है भौतिक संसाधन कौन कौन है, इसमें पुस्तकालय है, छात्रावास जो है भौतिक संसाधन है, यानी क और ग जो है आंसर होगा। ठीक है, और शिक्षक जो है मानवीय संसाधन के अंतर्गत आता है। अब अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला है कि विद्यालय परिसर से तात्पर्य। ऑप्शन में विद्यालय व्यवस्था, विद्यालय प्रशासन, विद्यालय वातावरण, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इसका आंसर जो होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि विद्यालय परिसर के अंतर्गत ही विद्यालय व्यवस्था हो या विद्यालय प्रशासन हो या विद्यालय वातावरण हो या शिक्षक हो या कोई भी भौतिक संसाधन या मानवीय संसाधन हो, विद्यालय परिसर के अंदर ही आता है। ठीक है, इसीलिए इसका आंसर होगा इनमें कोई नहीं। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि विद्यालय का भवन ऊंची भूमि पर होना चाहिए, जिससे कि ऑप्शन में है सूर्य का प्रकाश आसानी से पहुंच सके, ऊंची भूमि पर वायु दाब कम होता है, बरसात का पानी इकट्ठा ना हो, ज़्यादा शोरगुल ना पहुंचे। तो देखिए, विद्यालय का भवन ऊंचा इसलिए बनाया जाता है क्योंकि वहाँ जो है बरसात का पानी इकट्ठा नहीं हो। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, विद्यालय भवन में निम्नलिखित में से कौन सा भाग सम्मिलित नहीं किया जा सकता है। तो ऑप्शन में छात्रावास भवन, प्रयोगशालाएं, जिम्नेजियम, नेशनल। तो देखिए, विद्यालय भवन में जो है नेशनल यानी राष्ट्रीय, यह जो है शामिल नहीं किया जाता है। वैसे देखिए, छात्रावास भवन शामिल होता है, प्रयोगशाला भी शामिल होता है, जिम्नेजियम यानी व्यायामशाला भी शामिल होता है। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं,
कौन सी संस्था हमारी दैनिक दक्षता में वृद्धि करने का केंद्र है? तो ऑप्शन है वाचनालय, खेल का मैदान, विद्यालय, परिवार। तो देखिए विद्यालय जो है हमारी दैनिक दक्षता में जो है वृद्धि करने की केंद्र है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? विद्यालय। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, विद्यालय की स्थापना कहाँ नहीं की जानी चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन में देखते हैं, गांव के निकट, कोलाहलपूर्ण वातावरण में, समभूमि क्षेत्रों पर, खुले व स्वच्छ स्थानों पर। तो देखिए विद्यालय की स्थापना जो है कोलाहलपूर्ण वातावरण में नहीं होना चाहिए। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, विद्यालय में पेड़ पौधे लगाने से लाभ है? तो ऑप्शन में पर्यावरण की स्वच्छता, विद्यालय साफ सुथरा, वनों में वृद्धि, स्वच्छता। तो देखिए विद्यालय में पेड़ पौधे लगाने से लाभ क्या होता है कि वहाँ का पर्यावरण स्वच्छ रहता है, ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, शिक्षण को प्रभावशाली बनाने हेतु उपयुक्त सामग्री है? तो ऑप्शन में विद्यालय का मैदान, विद्यालय की इमारत, श्याम पट, ये सभी। तो देखिए शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए ये सभी चीज़ अनिवार्य है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, विद्यालय का वातावरण सुगंधित और प्रदूषण रहित रखने हेतु क्या करना चाहिए? तो ऑप्शन में रंग रोगन करना चाहिए, बगीचे लगाना चाहिए, सभागार को घेरना चाहिए, पेयजल की सुविधा करनी चाहिए। तो देखिए विद्यालय के वातावरण को सुगंधित और प्रदूषण मुक्त करने के लिए वहाँ जो है बगीचे लगाना चाहिए, ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, विद्यालय परिसर में समय समय पर कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव किया जाना चाहिए ताकि ऑप्शन में वनस्पति सुरक्षित रहे, विद्यालय सभागार स्वच्छ रहे, कीटाणु और मच्छर ना फैले, पेयजल स्वच्छ रहे। तो देखिए जैसे 6 नंबर छोड़े इसी तरह 16 नंबर भी आप लोग के लिए छोड़ते हैं और ये दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। और आप लोग इसका कमेंट करके हमें जवाब दीजिएगा। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, विद्यालय की प्रत्येक गतिविधि पर नियंत्रण रखने हेतु विद्यालय परिसर में ऑप्शन में निजी गार्ड नियुक्त करना चाहिए, निरीक्षक की नियुक्ति करना चाहिए, पुलिस निगरानी बढ़ानी चाहिए, सीसीटीवी कैमरे लगवाने चाहिए। जैसा कि हम बता दिए ऊपर कि विद्यालय की प्रत्येक गतिविधि पर नियंत्रण रखने हेतु सीसीटीवी कैमरा लगाना चाहिए, ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, विद्यालय की कक्षा होनी चाहिए? ऑप्शन में है गुप्त स्थानों पर, रोशनीदार व हवादार होना चाहिए, खुले आकाश के नीचे होना चाहिए और पेड़ के नीचे होना चाहिए। तो देखिए विद्यालय की कक्षा जो है कहाँ होना चाहिए? रोशनीदार व हवादार स्थान पर होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि देखिए गुप्त स्थान पर नहीं होना चाहिए, ठीक है, और ना ही खुले आकाश में होना चाहिए। मान लीजिए दीवार नहीं रहेगा, ऊपर छत ही नहीं रहेगा, तो वहाँ पढ़ाई करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, ठीक है। और यहाँ है पेड़ के नीचे भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि देखिए अगर ऐसा कोई आंधी तूफान आ गया, अगर पेड़ गिर जाए तो फिर बच्चा को नुकसान होने की ज़्यादा संभावना रहता है, तो इसीलिए पेड़ के नीचे भी विद्यालय नहीं रहना चाहिए। अब चलिए अगला पॉइंट देखते हैं कि कमरे की भौतिक बनावट और आकार कैसा होना चाहिए? तो ऑप्शन में अत्यधिक बड़ा, अत्यधिक छोटा, सामान्य आकार का, बच्चों की संख्या के अनुरूप। तो देखिए कमरे की भौतिक बनावट जो है बच्चों की संख्या के अनुरूप होना चाहिए, जैसा कि हम ऊपर बता चुके हैं। अब चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, कक्षा में ब्लैक बोर्ड फर्श से कितने फीट की ऊंचाई पर बनाया जाता है? तो ऑप्शन में 2 फीट, 4 फीट, 6 फीट, 8 फीट। तो देखिए कक्षा में ब्लैक बोर्ड जो है 4 फीट की ऊंचाई पर होना चाहिए, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं कि कक्षा के कोने का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो ऑप्शन में दंडित करने के उद्देश्य, अलमारी रखने के लिए, अध्ययन सामग्री रखने के लिए, सजाने के लिए। तो देखिए कक्षा के कोने का उपयोग जो है अध्ययन सामग्री रखने के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, श्याम पट के आसपास क्या नहीं होना चाहिए? तो ऑप्शन में कैलेंडर, साप्ताहिक चार्ट, राजनीतिक मानचित्र, गुलदस्ता। तो देखिए श्याम पट के पास जो है गुलदस्ता नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, श्याम पट के पास मानचित्र क्यों रखा जाता है? तो ऑप्शन में बच्चों को भ्रमण करवाने हेतु, बच्चों को दिखाने के लिए, दिशा निर्देशन देने के लिए, मानचित्र का अध्ययन करने हेतु। तो देखिए श्याम पट के पास मानचित्र जो है मानचित्र का अध्ययन करवाने हेतु रखा जाता है, ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, श्याम पट के पास मौसम का चार्ट रखा जाता है। तो ऑप्शन में मौसम की जानकारी के लिए, मौसम संबंधित आंकड़ा रखने हेतु, मौसम संबंधित ज्ञान हेतु, उपरोक्त में कोई नहीं। तो देखिए श्याम पट के पास जो है मौसम का चार्ट रखा जाता है मौसम संबंधित ज्ञान हेतु। यहाँ जो है देखिए ऑप्शन में मौसम की जानकारी के लिए भी, यह भी नहीं होना चाहिए। क्या आप मौसम के चार्ट से खुद पता लगा सकते हैं कि अभी बारिश होगा या नहीं होगा? तो आप नहीं लगा सकते, मौसम की जानकारी नहीं होगा, मगर मौसम संबंधित ज्ञान की जानकारी होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मौसम संबंधित ज्ञान हेतु। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, विद्यालय में शौचालय की आवश्यकता क्यों होती है? यहाँ होगा सौंदर्यता के लिए, ठीक है, स्वच्छता के लिए, जागरूकता के लिए और मलमूत्र त्याग करने के लिए। देखिए विद्यालय में शौचालय की आवश्यकता क्यों होती है? मलमूत्र त्याग करने के लिए, ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, शौचालय विद्यालय परिसर में कहाँ होना चाहिए? ऑप्शन में अध्ययन कक्ष के पास, सार्वजनिक स्थान पर, यहाँ सार्वजनिक स्थान पर होना चाहिए, एकांत स्थान पर, कक्षा से लगे किनारे के स्थल पर। तो देखिए शौचालय जो है
कक्षा से लगे किनारे स्थल पर होना चाहिए। ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शौचालय के अभाव में अक्सर छात्र छात्राएं स्कूलों में ऑप्शन में दाखिला नहीं लेते हैं, स्कूल छोड़कर चले जाते हैं, विरोध करके चले जाते हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो शौचालय के अभाव में जो है छात्राएं क्या करती है, स्कूल छोड़कर चले जाती है। ठीक है। अब अगला प्रश्न है कि शौचालय के समीप किसकी व्यवस्था अनिवार्य है। तो ऑप्शन में जल, कूड़ेदान, बागवानी, जल और कूड़ेदान दोनों। तो देखिए शौचालय के समीप जो है जल और कूड़ेदान दोनों होना चाहिए। ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से स्कूल में होना चाहिए। तो ऑप्शन में है 24 घंटे पानी की उपलब्धता, पीने और शौचालय के लिए पानी की अलग अलग व्यवस्था, पानी की समय समय पर जांच और उपरोक्त सभी। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विद्यालय में मध्याह्न भोजन को किस पानी से बनाया जाना चाहिए। ठीक है, यानी पकाया जाना चाहिए। तो ऑप्शन में तालाब के पानी से, कुएं के पानी से, पीने के पानी से, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए मध्याह्न भोजन को जो है पीने के पानी से बनाया जाना चाहिए। ठीक है। अब अगला प्रश्न है कि विद्यार्थियों के लिए गर्मी के दिनों में किस तरह के पानी की व्यवस्था करनी चाहिए। तो आप लोगों को हम यह प्रश्न छोड़ते हैं, यानी तीसरा प्रश्न छोड़ रहे हैं और आप लोग हमें कमेंट करके इसका भी आंसर दीजिएगा। ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पानी को रखने वाली टंकी की सफाई आवश्यक है, महीने में 1 बार, महीने में 2 बार, सप्ताह में 1 बार, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए पानी की टंकी को जो है सप्ताह में 1 बार सफाई करना जरूरी होता है। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। स्कूल परिसर से जल की निकासी क्यों आवश्यक है। तो ऑप्शन में पानी का जवाब ना हो, बीमारियां ना फैले, साफ सफाई रहे, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए स्कूल परिसर में जो है जल की निकासी जो है इसलिए आवश्यक है क्योंकि वहाँ जो है साफ सफाई रहे। ठीक है। ये नहीं कि पानी की जवाब नहीं हो, जहाँ पानी का जवाब नहीं रहेगा वहाँ साफ सफाई रहेगा। तो यहाँ सबसे अच्छा आंसर क्या होगा, साफ सफाई के लिए। ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक सार्वजनिक पुस्तकालय द्वारा नेत्रहीनों के लिए विस्तार सेवाएं किसके द्वारा न्याय संगत ठहराई गई है। तो देखिए ऑप्शन में पुस्तकालय विज्ञान के 4थे नियम द्वारा, पुस्तकालय विज्ञान के 5वें नियम द्वारा, पुस्तकालय विज्ञान के 1म नियम द्वारा, पुस्तकालय विज्ञान के सभी नियम द्वारा। तो इसका आंसर होगा पुस्तकालय विज्ञान के सभी नियमों द्वारा। ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पुस्तकालय से तात्पर्य है विद्यालय में छात्रों के अध्ययन के लिए एकत्र की गई विभिन्न विषयों की पुस्तकों को संगठित करने का स्थान, छात्रों को अध्ययन के लिए प्राचीन व नवीन संस्कृतियों से संबंधित ग्रंथों को उपलब्ध करना, अध्ययन के लिए उपयोगी वातावरण, उपयुक्त सभी। तो देखिए यह सभी जो है पुस्तकालय से संबंधित है, यानी इसका आंसर क्या होगा, उपरोक्त सभी। ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विद्यालय का हृदय तथा आत्मा किसे कहा जाता है। असल में कार्यालय, वाचनालय, कक्षा कक्ष, पुस्तकालय। तो देखिए विद्यालय का हृदय तथा आत्मा किसे कहते हैं, पुस्तकालय को कहते हैं। ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक विद्यालय पुस्तकालय में निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री मिलने की आप आशा नहीं करते हैं। तो ऑप्शन में सर्वदृश्य सामग्री, मानचित्र, पत्रिकाएं, शोध प्रतिवेदन। तो देखिए पुस्तकालय में जो है सर्वदृश्य सामग्री नहीं रहता है। ठीक है। उसके अलावा सभी रहता है। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन सेवाएं क्या होती है। समाचार पत्र सेवा, आदान प्रदान सेवा, संदर्भ सेवा, ऑनलाइन जर्नल। तो देखिए निम्नलिखित में से जो है अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन सेवाएं जो है संदर्भ सेवा होती है। क्योंकि संदर्भ सेवा क्या होती है, देखिए जितना भी पुस्तक, कहानी, किताब, मैगजीन जो भी हो पुस्तकालय में सभी संदर्भ सेवा के अंतर्गत आता है। तो इसीलिए पुस्तकालय में सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है, संदर्भ सेवा। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से पुस्तकालय का अधिकतम उपयोग किसके द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन में CD, DVD, संदर्भ सेवा, स्टाफ के द्वारा। जैसा कि बता दी है कि जितना भी मैगजीन हो या बुक हो या कोई कहानी, कविता, किसी का भी बुक हो, सभी संदर्भ सेवा के अंतर्गत आता है। तो इसीलिए पुस्तकालय का अधिकतम उपयोग जो है संदर्भ सेवा से ही होता है। ठीक है। तो इसका आंसर होगा संदर्भ सेवा। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पुस्तकालय के लिए नवागंतुक कौन है। तो ऑप्शन में जो पुस्तकालय का प्रथम बार प्रयोग करने आते हैं, बाहरी व्यक्ति, अनियमित विद्यार्थी, नई पुस्तक है। तो देखिए पुस्तकालय के लिए नवागंतुक जो है जो पुस्तकालय का प्रथम बार प्रयोग करने आते हैं वो होता है। ठीक है। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, कौन नंबर। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किसी पुस्तकालय का अधिकतम उपयोग किस प्रकार बढ़ा सकते हैं। तो ऑप्शन में कंप्यूटर का प्रयोग करके, लाइब्रेरी फाइन माफ करके, संदर्भ सेवा द्वारा, सामायिक जागरूकता द्वारा। तो देखिए जितना से जितना आप संदर्भ सेवा देंगे, यानी जितना किताब, मैगजीन विद्यार्थी को उपलब्ध कराएंगे, उतना जो है विद्यार्थी का रुचि पुस्तकालय से जुड़ा रहेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, संदर्भ सेवा द्वारा। ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि विद्यालय में छात्रावास की आवश्यकता का कारण है। तो आप लोग इसका आंसर भी, ये चौथा नंबर क्वेश्चन है, आप लोग हमें कमेंट करके जवाब दीजिएगा 42 नंबर का। ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
मेरी पार्कर फोलेट का सिद्धांत है? तो ऑप्शन में है संगठित होना, व्यक्ति के माध्यम से कार्यपूर्ण होना, शिक्षण दक्षता, भौतिक संसाधन। तो देखिए मेरी पार्कर फोलेट का सिद्धांत जो है व्यक्ति के माध्यम से कार्यपूर्ण होना। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से पुस्तकालय विज्ञान क्या है? तो ऑप्शन में एक कला और विज्ञान उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए पुस्तकालय विज्ञान जो है एक कला और विज्ञान दोनों होगा। ठीक है इसका आंसर। तो चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से पुस्तकालय का मूल तत्व क्या है? तो ऑप्शन में मासिक, पत्रिका व समाचार पत्र, सामग्री, पाठक व स्टाफ, पुस्तकें। तो देखिए पुस्तकालय का जो है मूल तत्व क्या होगा? पुस्तकें होगा। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पुस्तकालय की मूल भूमिका क्या है? तो ऑप्शन में सूचना का इकट्ठा तथा प्रसारित करना, पुस्तकें प्रदान करना, समाचार पत्र प्रदान करना, मैगजीन प्रदान करना। तो देखिए पुस्तकालय की मूल भूमिका जो है सूचना का इकट्ठा तथा प्रसारित करना, यानी कोई मैगजीन या बुक ला के फिर स्टूडेंट के बीच में बांटना। ठीक है, तो पुस्तकालय का यही मुख्य काम है। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन विद्यालय के पुस्तकालय की विशेषता है? तो ऑप्शन में बैठने की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, पाठ्यक्रम के अतिरिक्त पुस्तकों की व्यवस्था और उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। खेल कूद विद्यार्थियों के लिए क्यों आवश्यक है? तो ऑप्शन में मानसिक विकास के लिए, शारीरिक विकास के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए, उपरोक्त सभी। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी, क्योंकि खेल जो है मानसिक विकास, शारीरिक विकास, सर्वांगीण विकास सभी के लिए होता है। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। खेल का मैदान किस परिसर का आवश्यक तत्व है? तो खेल का मैदान जो है ऑप्शन में अस्पताल, विद्यालय, मंत्रालय, कोई नहीं। तो देखिए खेल का मैदान जो है विद्यालय का आवश्यक तत्व है। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन खेल के मैदान की एक विशेषता है? तो ऑप्शन में घास से भरा हुआ, पानी की व्यवस्था, बैठने की व्यवस्था, ये सभी। तो देखिए खेल के मैदान की विशेषता जो है ये सभी है। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए विद्यालय में किसका होना आवश्यक है? तो ऑप्शन में जिम्नेजियम, असेंबली हॉल, प्रयोगशाला, छात्रावास। तो देखिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए प्रयोगशाला की आवश्यकता होती है। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रयोगशाला में शिक्षक की भूमिका छात्रों के समक्ष कैसी होनी चाहिए? तो ऑप्शन में प्रयोगकर्ता की, पर्यवेक्षक की, निर्देशन की, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए प्रयोगशाला में शिक्षक की भूमिका जो है छात्रों के समक्ष निर्देशक की होना चाहिए। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रयोगशाला में बालक किस प्रकार ज्ञान अर्जित करते हैं? तो ऑप्शन अनुसरण करके, देखकर, अन्वेषण करके, मूर्त क्रिया द्वारा। तो प्रयोगशाला में जो है बालक जो है अन्वेषण करके ज्ञान प्राप्त करते हैं। अब अगला प्रश्न है कि शिक्षण को व्यवहारिक रूप प्रदान करने के लिए ... आवश्यकता है। तो ऑप्शन में खेल के मैदान की, कार्यालय की, जिम्नेजियम की, प्रयोगशाला की। तो यानी व्यवहारिक ज्ञान यानी प्रैक्टिकली ज्ञान के लिए विद्यालय में किसकी आवश्यकता होती है? प्रयोगशाला की। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कि छात्रों को विज्ञान का व्यवहारिक ज्ञान देने के लिए क्या आवश्यक है? तो इसके लिए ऑप्शन में है विज्ञान कक्ष, कक्षा कक्ष, सभागार, विज्ञान प्रयोगशाला। तो इसका आंसर क्या होगा? विज्ञान प्रयोगशाला। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। NCERT के अनुसार प्राइमरी एवं अपर प्राइमरी कक्षाओं में क्या अनिवार्य किया गया है? तो ऑप्शन में नैतिक शिक्षा, कंप्यूटर शिक्षा, सांस्कृतिक शिक्षा और क्रियाकलापों की शिक्षा, और घ में है शारीरिक शिक्षा। तो देखिए NCERT के अनुसार प्राइमरी एवं अपर प्राइमरी में कंप्यूटर साक्षरता को अनिवार्य कर दिया गया है। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन में है 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 5 अगस्त, 25 अगस्त। तो देखिए कंप्यूटर साक्षरता दिवस जो है 2 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कंप्यूटर की शिक्षा का संबंध है? तो ऑप्शन में हार्डवेयर के ज्ञान से, सॉफ्टवेयर के ज्ञान से, क और खो दोनों के ज्ञान से, और उपरोक्त में से कोई नहीं। यानी कंप्यूटर की शिक्षा का संबंध जो है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों के ज्ञान से, यानी क और खो दोनों होगा। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शैक्षिक कंप्यूटर का लाभ है अंकन कार्य, सूचनाओं को संचित करना, पद्धतों का विश्लेषण करना, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। असेंबली हॉल का आकार निर्भर करता है। ऑप्शन है छात्रों की उपस्थिति पर, छात्रों की संख्या पर, विद्यालय के क्षेत्रफल के आधार पर, विद्यालय के वित्तीय प्रबंधन के आधार पर। ठीक है, तो असेंबली हॉल का आकार जो है छात्रों की संख्या पर निर्भर करता है। अब चलिए सबसे लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्यालय कार्यों के सुचारू रूप से संचालन के लिए क्या होना अनिवार्य है? तो ऑप्शन में शिक्षण कक्ष, कार्यालय, पुस्तकालय, प्रयोगशाला। तो ये क्वेश्चन भी आप लोग हमें कमेंट करके जवाब दीजिएगा, और आप लोग के कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। और आप लोग बताइएगा कि यह वीडियो आप लोग के लिए कितना हेल्पफुल रहा, और जिन लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो वो वीडियो को लाइक कीजिए और हमें कमेंट कीजिए, और जो लोग नया है हमारे चैनल पर प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।